अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट ईमान चौधरी और आपको वेलकम करती हूं सनराइज़ एंड शाइन विद बहरिया में। मैं चाहती हूं कि आज की सुबह और आप सब की सुबह को खुशगवार बना सकूं। बहरिया यूनिवर्सिटी की यही कोशिश रही है कि वो एक इस प्लेटफॉर्म से अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएँ जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो। आज वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, उनसे हम कुछ सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, उनसे उनकी लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके काम के बारे में, जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो हम उनसे पूछेंगे। ज़िंदगी में इंसान अच्छे से अच्छा पढ़कर और अच्छे मकाम पर जाना चाहता है ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर सकें। हमारे साथ आज ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, बहुत हार्ड वर्क किया और वो आज एक आला मकाम पे फाइज़ हैं। दुनिया की तालीम में तो वो आगे हैं ही और उसके साथ साथ माशाल्लाह दीनी तालीम में भी वो बहुत आगे हैं। Currently, he is working as content analyst in S&P Global Company. As a visiting faculty member, वो बहरिया यूनिवर्सिटी में MBA और BBA को पढ़ा रहे हैं। 6 मंथ्स के लिए वो UK एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जो है वो UK जा चुके हैं। मेन सब्जेक्ट उनका इंटरनेशनल फाइनेंस है। वो इसके साथ साथ शेल, कोका कोला, डी जूस और इस तरह की बहुत सी कंपनीज़ में एज अ ऑर्गेनाइज़र काम करते रहे हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स में भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने गेस्ट से, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान राना से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, थैंक यू। सर आप हमें अपनी स्टडी का एक कैरियर था अपना, जो आपने जब जैसे स्टार्ट किया बहरिया यूनिवर्सिटी से, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। बहरिया यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो मैं बहरिया यूनिवर्सिटी का और उसने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं अपने यूथ के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी पर्सनल जो मेरी बचपन की लाइफ है उससे मैंने स्टार्ट पहले हिफ्ज़ से किया। मैं 7.5 साल की उम्र में मैं हिफ्ज़ कर लिया था मैंने, क्योंकि हमारी फैमिली में यही था कि पहले हिफ्ज़ और बाद में दुनियावी तालीम, क्योंकि दुनियावी तालीम तो इंसान हासिल कर सकता है और लेकिन जो दीनी तालीम है उसकी एक स्टेज होती है, उस टाइम इंसान हासिल कर ले तो वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलती है। और शायद वही चीज़ थी जो मुझे आगे लेके गई, मेरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब इंसान वो चीज़ कर लेता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। और उसके बाद मैं बहरिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया मैंने 2012 में, और यहाँ से मैंने आफ्टर बैचलर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी आई डिड MS फाइनेंस फ्रॉम हेयर। और उसके बाद उसी के दौरान मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में, जैसे आपने जिक्र किया, मैं बाहर गया। और उसके बाद बहरिया को मैंने इंटरनेशनली और नेशनली हर प्लेटफॉर्म में जो बहरिया ने मुझे प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उसको कोशिश की कि बेहतर तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकूं। और आज मैं आपके सामने हूँ। राइट सर। सर आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी बहरिया यूनिवर्सिटी में? स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी थी और मैं एज अ स्टूडेंट जो हूँ एवरेज स्टूडेंट था, ना कोई इतना लाइक था ना इतना कोई डाउन, बस एज एन एवरेज स्टूडेंट मैंने यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट था। मैं उसमें यह था कि बहुत ज़्यादा सवाल करता था टीचर्स से, जिसमें कई दफ़ा मेरे साथ के जो कोलीग्स थे वो भी कहते थे यार बहुत सवाल करते हो यार, टीचर्स को पढ़ाने दो, बस अब बहुत हो गया, हमने जाना है, ब्रेक पे जाना है, या बस मेरे टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो ये था। बहरहाल अच्छा टाइम गुज़रा बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ। बहुत कुछ बहरिया यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया और मैंने उसके ऊपर उसके रिस्पॉन्स में कोशिश की कि बहरिया यूनिवर्सिटी को जितना मैं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं, वो मैंने कोशिश की, उतना मैंने रिप्रेजेंट किया। अब बताइए, जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था टीचिंग, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? टीचिंग और स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप जो हैं कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं कि यार मैं कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, आपको कोई इतना कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा होता। लेकिन जब आप एज अ टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आया वो बहरिया यूनिवर्सिटी हो या कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हत्ता कि आपकी कॉन्फ्रेंसेस हों, तो उसमें भी जब आप जाते हैं तो आपका स्टूडेंट आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि हमारा टीचर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसके एक्शंस क्या हैं, आया जो वो कह रहा है वो उसके ऊपर प्रैक्टिकली ख़ुद भी अमल कर रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। स्टूडेंट में तो आप फ्री हैंड होते हो, आप कुछ भी करो, आप कोई ही कंसिडर किया जाता है, अभी बच्चा है, अभी सीखेगा,
अगर नहीं सीखेगा तो ज़माना सिखा देगा। तो वो बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो होता है। टीचिंग में मेरा एक शौक़ था कि क्योंकि मुझे लगा कि एक गैप है हमारी न्यू जनरेशन में जो उसको ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी स्टडीज़ हैं और उसके अंदर जो उनको पढ़ाने का तरीका है उसके थोड़ा मैकेनिज़्म जो है हम उसको चेंज करें, क्योंकि एक्सपोजर की वजह से थोड़ा सा मुझे आया जहन में कि यार नहीं, कुछ डिलीवर करना चाहिए। और ये एक शायद वाहिद शोबा है, एक वाहिद प्रोफेशन है, आपके जितने भी प्रोफेशन देखें कि आप उसमें कुछ दे सकते हैं अपनी न्यू जनरेशन को, कि आपने क्या उसमें हासिल किया है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वो आपके एक्सपीरियंसेस से वो स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना उसको परफॉर्म कर सकता है, अगर इफ़ यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। राइट सर, आप स्ट्रिक्ट से टीचर हैं या बच्चों को नंबर और ग्रेड जो है वो मतलब फ्रेंडली दे देते हैं? वैसे ये सवाल तो बच्चों से पूछना चाहिए लेकिन जो इंसान खुद ऑब्जर्व करता है कि मैं ऐसा टीचर नहीं कि बस हाँ भाई यही करना है या नहीं। मैंने हमेशा बच्चों को यही कहा है कि आपने सीख के निकलना है। Exactly. चाहे मेरे से सीख के निकलें और चाहे कोई और हो जो आपको सिखा दे, लेकिन सीख के निकलना है जहाँ पे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी रहना है। और कई दफ़ा मैंने उनको जब भी स्टार्ट करता हूँ कोई भी सेमेस्टर, तो मैं ये बात करता हूँ कि मैंने आपसे भी सीखना है, जो क्योंकि आप के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके सवाल हैं, उससे बहुत से जवाब जो हैं वो निकलते हैं। और सवाल करना एक आर्ट है और एक मुश्किल काम है। जवाब तो हो सकता है इजी हो, लेकिन सवाल करना जो है एक मुख्तसर तौर पे सवाल करना, वो एक इट्स अ बिग आर्ट। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि अपने स्टूडेंट्स को कि यार नहीं तुम इस तरह, बस उनको कहा कि मेक इट सिंपल और हाँ सीख के निकलें, लर्न करके निकलें। ये नहीं कि बस आया और बोर्ड पे लिखवाते रहे और सब इन केस स्टडीज़ फॉर्म में उनको हम प्रैक्टिस कराते हैं और जिस तरह, तो वो ओके। सो डू यू थिंक कि ग्रेड्स मैटर करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके ग्रेड्स कम आते हैं लेकिन वो उनका माइंड जो है वो बहुत शार्प होता है, तो आपको लगता है कि ग्रेड्स मैटर करते हैं? ग्रेड्स मैटर करते हैं लेकिन किसी हद तक। मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रेड्स बिल्कुल नहीं मैटर करते, क्योंकि जब आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं अब्रॉड तो ग्रेड डज मैटर, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इस बंदे के अंदर और क्या सलाहियतें हैं। वो उस ग्रेड्स के ऊपर ही आपकी पूरी जो आपका एनालिसिस है वो कर रहे होते हैं, आपकी शख्सियत का। तो ग्रेड मैटर करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आज तक जितनी भी हिस्ट्री है कि एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आगे जाते हैं, जो ग्रेड्स जो होते हैं वो फिर उनको, वो कई लोग ग्रेड्स में पड़े रहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनकी नील होती हैं। वो शायद चाहते हैं कि या वो समझते हैं कि अगर हम ग्रेड्स ले लेंगे तो शायद हमें मार्केट में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर हमारा 3.8, 3.7, 3.9 CGPA होगा तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट था। तो ये इंसान को खुद समझना चाहिए कि, और मेन जो आर्ट है वो ये है कि हाउ टू सेल योर सेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे सेल करते हैं। आप एक प्रोडक्ट हैं खुद। अब आप एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनना चाहते हैं या आप एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनना चाहते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि अपने गोल्स को हाई रखो और इंटरनेशनली अपने आप को अपनी प्रोडक्ट बनाओ, ना कि डोमेस्टिकली कि हमने डोमेस्टिक मार्केट में ही रहना है। जब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक मार्केट आपको अट्रैक्ट करती है। वो कहती है कि नहीं, ही हैज़ समथिंग, तो वो फिर वो कोई मसला नहीं रहता। ठीक है व्यूअर्स, सर से बातें तो चलती रहेंगी, तो आइए लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद उस्मान राना जी। तो आप बताएं कि एज ए टीचर आपको क्या लगता है कि बच्चों को स्ट्रिक्टली पढ़ाना चाहिए या फ्रेंडली पढ़ाना चाहिए?
ना स्ट्रिक्टली पढ़ाना चाहिए ना फ्रेंडली पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करेंगे तो वो भी सही नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा आप उसको फ्रेंडली करेंगे तो वो भी कई दफ़ा स्टूडेंट्स जो है ना उसको वो बिल्कुल ही नेगेटिव वे में ले जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से दोनों चीज़ों को एक साथ रख के ना ज़्यादा सख्ती और ना ज़्यादा नरमी होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि मीडियोकर जिस तरह एक मीडियम वे में आपने पढ़ाना है उसी तरह आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम बचपन से एक स्टेटमेंट सुनते आ रहे हैं कि जी बच्चों को बच्चे प्यार से नहीं मार से बिगड़ते हैं, तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे? नहीं, मार से मेरे ख्याल से ज़्यादा बिगड़ते हैं, प्यार से ज़्यादा। आप उनको लिमिट्स डिफ़ाइन कर दें कि ये आपकी लिमिट्स हैं, वो उनको पता हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर के साथ कोई ऐसा मिसबिहेव करे, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन बहुत ही एक यू कैन से दैट 21वीं सेंचुरी में, तो वो उनको हर चीज़ का पता है पहले से। आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना अभी स्ट्रांग हो चुका है कि उनको कोई चीज़ गाइड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस आपको करने होते हैं जो आप पेरेंट्स की गाइडेंस से, टीचर्स की गाइडेंस से, या अपने सीनियर कोलीग्स जो आपके साथ होते हैं उनकी गाइडेंस से आप अगर करें तो वो आपके लिए बेहतर होता है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, आप बचपन में आपको आपके पेरेंट्स ने कैसे ट्रीट किया, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते थे कि नहीं जी बस पढ़ाई पढ़ाई, या फ्रेंडली थे? बचपन में तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हुई है, ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही फ्रैंक थे, लेकिन एक था कि दे ऑल आर ब्रॉड माइंडेड ना, कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, मेरे ऊपर किसी ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया कि आप यही फील्ड चूज़ करो या आप इसी फील्ड में जाओ। था शौक़ कि जी पेरेंट्स को कि सिस्टर मेरी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इंजीनियर बनो। तो मैंने कहा नहीं, इंजीनियर मैंने नहीं बनना, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। तो मेरा शुरू से जो शौक़ था वो मैंने किया, और पेरेंट्स ने, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसके अंदर। और डिसीजन मेकिंग में बड़ा किरदार है मेरे पेरेंट्स का, मेरे फ्रेंड्स का। राइट सर, आप यूके भी गए बहरिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के थ्रू, तो बाहर का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कि मतलब बाहर की ज़िंदगी और यहाँ की स्टूडेंट लाइफ जो है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस वाइज, और क्योंकि दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इंस्टीट्यूशनली वो हमसे कितना स्ट्रॉन्ग है, और हमारे इंस्टीट्यूशंस में और उनके इंस्टीट्यूशंस में क्या गैप है, और एज ए स्टूडेंट उनके स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है। हमारे स्टूडेंट उनसे ज़्यादा इंटेलेक्ट हैं, उनसे ज़्यादा लाइक हैं, लेकिन टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हम उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहे, उसको हम टेक्नोलॉजी से इतना अवेयर नहीं है। वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं, अगर आप रियलिटी जाएं तो वो बहुत आगे हैं। तो हमें उनको पकड़ने के लिए काफ़ी जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, और रेस नहीं जंपे मारनी पड़ेंगी। तो और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर इंस्टीट्यूशन वाइज, तो जो मेन डिफरेंस मैंने फ़ील किया वो ये था कि क्वेश्चन अप्रोच, वहाँ उन माशरों में सवाल उठाने का जो एक जज्बा है वो ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप किसी से सवाल कर लें तो वो कहता है बदतमीज़, आपने सवाल क्यों उठाया, या आप कहते हैं कि यार ये गलत है, नहीं तुम नहीं करो, ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो वहाँ पे सवाल उठाने का वो, तभी आप देख लें, अब ये एक सवाल ही था ना कि आप सेब नीचे क्यों गिरता है। बिल्कुल। तो उसने एक पूरी थ्योरी बनाती ग्रेविटी की, ग्रेविटी लॉ बना दिया कि उसमें क्यों कशिश क्यों है सेब में। दूसरी तरफ आप देखें कार्ल मार्क्स को, उसकी थ्योरी, उसने भी सवाल उठाया था। दूसरी तरफ आप अदम तशद्दुद क्यों होता है, अदम तशद्दुद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तशद्दुद होना चाहिए या अदम तशद्दुद होना चाहिए, इस सवाल को उठाया आपके किसने, नेल्सन मंडेला ने। तो ये सवाल उठाने का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे आप टीचर से कोई सवाल कर लें तो टीचर या तो वो कहता है कि मैं इसको एंड पे बताऊंगा, आप मेरा लेक्चर सुने और मैं एंड पे इसका जवाब दूंगा। अब वो एंड आता ही नहीं है। समटाइम्स टीचर, क्योंकि
मैंने देखा है कि समटाइम टीचर्स को वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि हर बंदे को वो चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि आप जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप जो उनके माइंड्स हैं, उनके माइंड सेट्स डिफरेंट हैं, उनके प्रीवियसली एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। अब जैसे मैं वीकेंड्स प्रोग्राम में पढ़ाता था तो उसके अंदर क्या होता है, वो उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है। कोई जीआईके का इंजीनियर है, वो एमबीए करने आया हुआ है, कोई नेवी का कमांडर है, वो करने आया हुआ है, एमबीए करने आया हुआ है। इस तरह कोई टेलीनॉर में सीएस डिपार्टमेंट में है, लेकिन उसने एमबीए करना है क्योंकि उसको मैनेजरियल पोजीशन चाहिए। तो उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको भी लर्निंग होती है कि उनके, अब जाहिर बात है उन्होंने जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन उन्हें अपने बैकग्राउंड के मुताबिक, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चल रहा है, उनका कैसा, तो उसका जो एक्सपोजर है वो उसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस तक है। तो इस वजह से आपको उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्टडी करना पड़ता है और उनके सवाल को, उनके सवाल और जवाब को जो है उसको देखना पड़ता है कि सवाल क्या कर रहे हैं और उसको किस तरह आपने उसका जवाब देना है। तो यहाँ पे और वहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि सवाल का यहाँ उठाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे सवाल उठाने की इजाज़त। और आपको मैं बताऊँ कि सवाल जो है वो ज़्यादा मुश्किल है जवाब देने से। जिस तरह आप कह सकते हैं कि खामोशी आवाज़ की मुर्शिद है, तो इसी तरह सवाल जवाब का बाप है। तो आप सवाल करें। अब सवाल से आपको ये पता लगता है कि माइंड कितना शार्प है, आपके डीएनए का पता लगता है, नॉलेज, आपके जो डीएनए, नॉलेज ऑफ डीएनए है उसका पता लगता है कि इसका सवाल करने पे ये कहाँ पे हिट कर रहा है, इसकी सोच कहाँ है, इसका इसने कितनी पीछे लर्निंग की हुई है इसके इस सवाल के पीछे। तो सवाल पूछना मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल काम है बनिस्बत जवाब देने से, और हमारे लोग जवाब देने पे ज़्यादा जोर करते हैं कि यार इसने ऐसा सवाल पूछ लिया, मैं इसका जवाब कैसे दूँ। तो वो एक, और वो क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं हर चीज़ का, इवेल्युएट करते हैं चीज़ को। अच्छा, अब आप एक सपोज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब उनका माइंडसेट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे इख्तलाफ कर रहे हैं तो वो कहेंगे हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आई थिंक सो ये ऐसा होगा, ठीक है। वो अपना ओपिनियन जो है वो बताते हैं, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस। वो आपको नलीफाई नहीं कर रहे, बिल्कुल आपको साइड पे नहीं रख रहे, आपके ओपिनियन के ऊपर भी वो ठीक है फोकस करते हैं, लेकिन अपना ओपिनियन भी इस तरह करते हैं। और वहाँ पे जो डिस्कशन है, जो डायलॉग है, जैसे हमारे कंट्री के अंदर भी डेमोक्रेसी है, तो उसके अंदर भी वो डेमोक्रेसी है वहाँ के, उनके मुल्क में वो दूसरे के ओपिनियन को सुनते हैं, पेशेंस है उसके अंदर, टॉलरेंस है। हमारे यहाँ टॉलरेंस की कमी है। बिल्कुल ठीक है सर। आजकल की जनरेशन, जैसे आजकल कहते हैं कि बच्चे कंप्यूटर दौर के बच्चे हैं, तो इन बच्चों में और जो पहले जब मतलब आप छोटे थे तब की लाइफ से आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल बच्चों को, छोटा सा बच्चा होता है उसको आईपैड दे दिया जाता है, टैब दे दिया जाता है, और माँ बाप जो होते हैं वो आईपैड और टैब देख के कहते हैं बस अब खुश होते हैं, बच्चा लगा हुआ है। अभी माँ को बच्चा, कई दफ़ा मैंने ऑब्जर्व किया है कि माँ को बुला रहा होता है, लेकिन माँ अपने मोबाइल में मसरूफ़ होती है या कोई लैपटॉप में अपना काम कर रही है ऑफिस में, वर्क में, लेकिन बच्चा फिर दोबारा अपने टैब की तरफ चला जाता है। तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल जो है ना, अगर आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन नहीं लेके आ सकते। टेक्नोलॉजी ने एक ड्रॉबैक, टेक्नोलॉजी के बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि उसने बहुत ही चीज़ों को लिमिटेड कर दिया है, बिल्कुल ही प्रिसाइज कर दिया है लोगों के सामने रखने के लिए। आप जितनी रिसर्च करेंगे एक चीज़ के बारे में, उतना आप जो है वो उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन हम जब जैसे गूगल करते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है। दूसरा इसका एक ड्रॉबैक है कि हम रीडिंग्स से, बुक रीडिंग से जो हम बहुत दूर होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लेकिन बाहर मैंने देखा है वहाँ पे कोई बंदा जो है वो टाइम ज़ाया नहीं करता। वहाँ पे अगर आप ट्रेन में सफ़र करें, वहाँ लंदन ट्यूब में सफ़र करें, तो हर बंदे ने या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा या फिर वो बुक रीडिंग कर रहा होगा, तो वो अपने टाइम को ज़ाया नहीं करते। हमारे यहाँ पे बल्कि जब मैं पहले 2-3 हफ्ते आया तो यहाँ पे मैंने सोचा अरे ये लोगों के पास बड़ा टाइम है, वहाँ तो बंदे को टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। तो
तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजी के साथ अपने नॉलेज को भी रिफ़्रेश करते रहते हैं, लेकिन हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसको ही आगे लेके जाते हैं, और दूसरी चीज़, काफ़ी चीज़ें जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए उस चीज़ को हम पीछे छोड़ देते हैं, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मतलब मेन टेक्नोलॉजी का जो है ड्रॉबैक यही है कि उन्होंने रिश्तों से दूर कर दिया है। बिल्कुल। सर, आप अपनी लाइफ में, जैसे आपने भी बताया है कि काम में मतलब आप काफ़ी वो रहते हैं, मगन रहते हैं, तो मतलब किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? आपको होता है कि मैं बस काम काम, या फिर फैमिली, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल जो एक्टिविटीज़ हैं, या उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? काम की हद तक अच्छा लगता है। अगर आप काम को अपने ऊपर सवार कर लेंगे तो फिर आप जो असल आपके मकसद हैं, जो आपके गोल्स हैं लाइफ में, उससे आप पीछे हट जाएंगे। ठीक है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। मैं ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा करना पसंद करता हूँ, और क्योंकि इस माशरे के अंदर जो हम जिस सोसाइटी में आप चल रहे हैं, अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग नहीं है तो आप को ज़माना पीछे छोड़ देगा। ये ज़रूरी हो गया आजकल बहुत ज़रूरी है। सोशल नेटवर्किंग इज़ वेरी क्रूशल फॉर नाउअडेज और वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बल्कि अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप जितना सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं आप जाएं, आप डिफरेंट सेमिनार्स में जाएं, आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करें, उन लोगों के ओपिनियंस देखें कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। लाइक हमारा सीपैक की एक प्रोजेक्ट है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, वो अब हर एक का डिफरेंट ओपिनियन है उस बारे में कि सीपैक ऐसा होना चाहिए, सीपैक हमारे लिए अच्छा है, सीपैक हमारे लिए अच्छा है। तो जब आप इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, जस्ट गूगल लेके बैठ जाएंगे, या फिर आप अपनी क्लास तक महदूद हो जाएंगे और 3.9 CGPA ले लेंगे या 3.8 CGPA ले लेंगे, तो आपको जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप मूव करेंगे और जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ों का पता ही नहीं होगा, आपको एक्सपोजर नहीं होंगे, तो वो जिसकी वजह से आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं, और करते हैं लोग, करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्रिटिसाइज़, जैसे आपने बताया कि लोग मतलब इस तरह करते हैं, तो क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे लोग कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तो हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? मैं क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। नेगेटिविटी, अगर आप नेगेटिविटी तो है ही नहीं ना, क्रिटिसिज्म अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है, आपके अंदर कुछ है तो वो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है, ठीक है, आप उसको इग्नोर करें और लाइफ को आगे लेके चलें। अब बहुत से लोग मेरे पे क्रिटिसिज्म करते थे कि यार ये सवाल पूछता है, यार इसकी क्वेश्चन अप्रोच बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ मैं जब सवाल पूछता था वो कहते थे यार ठीक है, इसका भी वे आउट है। अब वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ बहुत देखी, वहाँ पे एक आपका लेक्चर होता है, 150 लोग बैठे हुए उस लेक्चर हॉल में, ऑडिटोरियम में, उसी लेक्चर से रिलेटेड उनके सेमिनार्स होते हैं, उसी सब्जेक्ट और उसी टॉपिक से रिलेटेड। अब उसी सेमिनार में वो केस स्टडीज़ पढ़ाते हैं, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, हमने ये पढ़ाया और आपको आप बताएं कि आप इस बारे में आप क्या सोचते हैं। अच्छा, उसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि वहाँ पे जब आप क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे हर बंदा अपनी एक्सपीरियंस जो होता है, उसका बैकग्राउंड जो उस, अब एक बंदा फ्रांस से आया, एक बंदा नॉर्वे से आया, एक बंदा US से आया, एक बंदा UK से आया, एक बंदा पाकिस्तान से है, एक बंदा डिफरेंट कंट्री और एशियन कंट्रीज चाइना से है, तो वो अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने फेस किया होता है वो उसको शेयर करते हैं और उसको उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और वो उसका वे आउट दूसरी तरह निकालते हैं। तो वो तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि आपके पास वन प्रॉब्लम बट यू हैव मैनी सॉल्यूशंस, और उसके अंदर आप चॉइस करें कि आपने किस सॉल्यूशन की तरफ जाना है। राइट। तो एजुकेशनल से रिलेटेड जो है वो तो बहुत बातें होगी, तो अब हम ज़रा थोड़े दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो आप बताएं कि डू यू हैव फ्रेंड्स जो बचपन से अभी तक आपके साथ हैं और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मेरे जितने फ्रेंड्स होते हैं, मैं जिनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती होती है वो बाहर चले जाते हैं थोड़ा सा ये रहा, लेकिन अभी भी कनेक्ट होता हूँ मैं डेली बेसिस पे या फिर मैं वीकली बेसिस पे। अपने जितने फ्रेंड्स हैं मेरे वो सारे में कनेक्टेड हैं मेरे साथ। कुछ लोग कहते हैं यार सारे दोस्त नहीं होते, कुछ दोस्त होते हैं, 1-2 फ्रेंड्स होते हैं, बात सही है, लेकिन अगर आप के अंदर वो पावर है कि आप फ्रेंड्स बनाना जानते हैं और उनको, क्योंकि फ्रेंड्स बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, तो वो टाइम इज़ द मनी एंड टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। तो वो टाइम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है आपकी लाइफ में, और ट्रस्ट
जो आपके जो फ्रेंड्स पार्ट के दरमियान होना चाहिए कि वो ट्रस्ट जो है वो उसको डेवलप करने में टाइम लगता है। वो जब एक दफ़ा डेवलप हो जाए तो वो फिर नहीं टूटता। और फिर एक और भी मैं शेयर करना चाहूँगा बात, हज़रत अली रज़ा अन्हु का कौल है कि अपने दोस्त को कभी आजमाओ ना। तो अगर आजमाना है तो लाइफ में एक बार आजमाओ, बार बार नहीं आजमाओ। तो दोस्ती हाँ चलती है और बहुत अच्छी चलती है। राइट। तो आपको लगता है कि मतलब वक्त के साथ साथ जो है जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी दोस्ती जो कम होती जाती है, ख़त्म हो जाती है? नहीं, इंसान के ऊपर ख़ुद डिपेंड करता है कि वो कैसे लेके चलता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार दोस्त तो खाली मतलब के लिए बनते हैं, तो तुम ना ज़रा देख के किया करो। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपकी नीयत, आप खुद ठीक हैं, तो वो दोस्त अगर आपके साथ गलत करेगा तो एक न एक दिन उसको एहसास होगा कि नहीं यार इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था मुझे। तो वो खुद ही उसको फील करने का। आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करो, बाकी आगे उसने अपने अमाल हैं उसके, वो उसने अपना देखना है। यानी आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि दोस्त जो है वो मीन होते हैं या आपको यूज़ करते हैं? वो फिर दोस्त नहीं है जो आपको यूज़ करे, वो फिर आप पे फॉल्ट है कि आपने उसको ऑब्जर्व सही नहीं किया, आपने उसको जज सही नहीं किया। तो ये फिर आपकी मिस्टेक है, उसकी मिस्टेक नहीं है। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मतलब दोस्तों में ऐसा होता है, तो बाहर भी क्या ऐसा ही होता है कि उनकी मतलब फ्रेंडशिप्स में ऐसा मतलब सिनेरियो क्रिएट हो जाता है? बाहर जो है वो हाँ इसी तरह की लोग हैं, इसी तरह के वहाँ पे भी फीलिंग्स रखते हैं। तो फ्रेंडशिप में मेरे बहुत से अच्छे दोस्त बाहर के भी हैं, जर्मन हैं, स्वीडिश हैं, ठीक है, यूएस के हैं, उनसे मैं मेरी बात भी होती रहती है। तो वो वही मैं आपको से बात वही फिर करूँगा, ये आपके जो है वो आपकी पर्सनैलिटी जो है और आपका उनके साथ रिलेशन क्या है। मे बी आपका एक दोस्त हो, वो आपके साथ कुछ और किसी और तरह बिहेव करता हो, मेरे साथ कुछ और तरह बिहेव। आप ये नहीं, क्योंकि जब फ्रेंड्स होते हैं तो म्यूचुअल फ्रेंड्स जब होते हैं तो उसमें वो एक दूसरे का कहते हैं यार उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे, तो उसमें जो जिसके साथ नहीं भी किया होता वो भी उससे दूर हो जाता है। हालांकि उसने दोनों के जो ओपिनियंस हैं वो नहीं सुने होते, तो वो एक ही तरफ के ओपिनियन रख के और वो कहता है नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, वो उससे भी दूर। तो इस तरह दोस्ती जो है वो आपकी उसके अंदर हर्डल्स आती हैं। बिल्कुल। इतने साल हो गए मतलब आपको काम करते हैं, आपने बहरिया यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि पहले की बहरिया यूनिवर्सिटी में और आजकल की बहरिया यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, उनके स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, एनवायरनमेंट में? जो भी यूनिवर्सिटी है ना वो उसके स्टूडेंट्स से पहचानी जाती है कि उस यूनिवर्सिटी में इनटेक किस तरह के स्टूडेंट्स की है। तो अब आजकल तो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जब हमारे दौर में स्टूडेंट्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, तो उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी। आजकल स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है जो मैं देख रहा हूँ। तो डिफरेंस तो है। पहले है बहरिया यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी और उस पर तो आजकल देख रहा हूँ थोड़ा सा हम जो है ना एकेडमिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा जोर देने लग गए हैं। तो थोड़ा सा हमें पैराडाइम को शिफ्ट करना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा। तो ये तो अब ऊपर हाई अप्स के ऊपर है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, तो वो हम तो इसमें कुछ नहीं, लेकिन हम ये है कि एक एडवाइस दे सकते हैं। तो वो यही है कि हम अपनी एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखें और इंटरेक्ट करें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, गाला करवाएं, जैसे आपका लम्स हो गया, IBA हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स गाला हो उनके साथ। जब तक आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप उनके नॉर्म्स को, उनकी वैल्यूज़ को नहीं पहचान सकेंगे। राइट। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मतलब आपके ख्याल से कि होनी चाहिए, मतलब बच्चों पे उसका अच्छा असर पड़ता है? मैं तो कहता हूँ आपकी पर्सनैलिटी पे होनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहिए। पढ़ तो इंसान खुद भी लेता है। इंसान एक इंस्टीट्यूशन में आता है इसलिए कि उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाए, उसकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो कैसे करनी है, ये एक इंस्टीट्यूशन जो है वो उसका किरदार होता है उसकी पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर। अब मैं अगर कहूँ तो मेरी जो पर्सनैलिटी को ग्रूम हुआ हूँ मैं, वो बहरिया यूनिवर्सिटी का उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एक।
तो वो एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ तो इंसान खुद भी लेता है बुक्स, जितनी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं आप देखें, HR की बुक्स, मार्केटिंग की बुक्स, फाइनेंस की बुक भरी पड़ी हैं, तो रिसर्च हुई पड़ी है। लेकिन इंस्टीट्यूशन आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको अपनी वैल्यूज़ और अपने आप को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, ये आपको एक इंस्टीट्यूशन सिखाता है। वहाँ के टीचर्स सिखाते हैं, वहाँ के टीचर्स के अगर कोलैबोरेशन है विद कॉर्पोरेट कल्चर, तो वो आपको बड़ा कुछ चीज़ें सिखाते हैं कि आपका कॉर्पोरेट कल्चर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। तो मैं समझता हूँ बैरियर यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आके एक स्टूडेंट जो है अपनी, अगर वो चाहे तो, इट्स ऑल अबाउट इट्स विल, हिज और हर विल, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकता है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करता है या नहीं करता। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। अपॉर्चुनिटी, दरवाजे खुले हैं, आपने खुद उसके अंदर इंटर होना है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ जी आपको धक्का देगा कि जी आप जाएं इसकी तरफ, ना कोई टीचर आपको फोर्स करेगा, ना कोई कुछ। वो आपका इंटरनेशनल ऑफिस है, आपके यहाँ पे PRO ऑफिस है, आपके डिफरेंट ऑफिसेस बने हुए हैं उस पर्टिकुलर उसके लिए। जिस तरह आपका कैरियर ऑफिस है, वो डिफरेंट ऑफिसेस, अब इंस्टीट्यूशन यही कर सकता है कि वहाँ पे आपके ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है आपको, जो आपको अच्छी तरह गाइड करें। लेकिन अब ये नहीं कह सकता कि आपको फोर्स करे कि जाएं जी आप इंटरनेशनल ऑफिस में जाएं आप कैरियर ऑफिस में जाएं, वो फोर्स नहीं कर सकता। अब आपने खुद देखना है कि अब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्टली, मैं अपने वो भी उसके भी बात करूँगा कि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि चौथे पांचवें सेमेस्टर में चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कैरियर ऑफिस कहाँ है, बिल्कुल उनको ये नहीं पता होता SRC कहाँ है, उनको ये नहीं पता होता इंटरनेशनल ऑफिस कहाँ है। exactly. तो वो बस आते हैं, क्लास में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा खुद भी स्टूडेंट्स को शार्प होना पड़ेगा। अगर इतनी कंपेटिटिव मार्केट है उसके अंदर, अगर उन्होंने इंटीग्रेट करना है तो दे हैव टू शार्प। राइट जी व्यूअर्स, बातें तो ऐसे चलती रहेंगी और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद उस्मान राना। एजुकेशनल बातें बहुत हो गई, तो अब हम ज़रा आपकी डेली लाइफ पे बात करेंगे। तो अब गुस्सा आता है आपको? समटाइम्स, लेकिन उसको गुस्से को बर्दाश्त करने की बहुत कह सकते हैं टॉलरेंस है, लेकिन आता है। लेकिन जब आता है तो फिर किन बातों पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं? मैं ज़्यादा गुस्सा जो है वो कभी कभी इस बारे में आता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि जब मेरी वैल्यूज़ को कभी कोई हिट करता है या कोई एक ऐसा काम हो रहा हो जो वो नहीं होना चाहिए, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। डिग्रेड करना नहीं, डिग्रेड तो फिर उसका फॉल्ट है, उसको मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन मेन कोई आपका किसी के साथ ज्यादती हो रही हो या आपके साथ भी खुद ज्यादती हो रही हो, तो वो आपको खुद जो है वो उसको देखना होता है कि आप अपनी कई वैल्यूज से हट तो नहीं रहे, जो आपकी वैल्यूज है उसी पे जा रहे हैं, या कोई और आपको वैल्यूज से हटाने की कोशिश कर रहा है आपकी। तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा जो टॉलरेंस लेवल है वो कम हो जाता है। तो कंट्रोल कैसे करते हैं? कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो रोते धोते हैं, अकेले कमरे में बंद हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है? नहीं, वो अकेले कमरे में बंद होने वाला तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसको कोशिश करता हूँ कि बस जो है हैंडल किया जाए उसको एक अच्छे तरीके से। अब वो जब गुस्सा आता है तो फिर आप ये नहीं देखते कि उसको हैंडल कैसे करना है, वो बस आ ही जाता है। ठीक है। चीज़ें एक्सप्लोर करने का कितना शौक़ है? बहुत ज़्यादा शौक़ है कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी, और दूसरा आपका मेंटल जो आपकी सोचने की सलाहियत है वो आपकी जो है वो उतनी ज़्यादा जो है ना उसको एक कुव्वत मिलेगी। तो आप जाते हैं हाइकिंग वगैरह पे, स्विमिंग पे? हाइकिंग पे मैं वीकली बेसिस पे, क्योंकि वैसे तो इतना टाइम नहीं मिलता, तो वीकली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ मैं हाइकिंग पे वीकली बेसिस पे जाता हूँ। स्विमिंग भी करता हूँ और उस पर भी
जाता हूँ, लेकिन वो फिर ये है कि उसके लिए पार्टनर जो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जिम जाएं या स्विमिंग करें, अगर आपके पार्टनर नहीं है तो फिर कभी कभी आप जो है ना सुस्ती में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो और इसके अलावा, काम के अलावा और ये सारी बातों के अलावा घर में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? घर में जैसे एक तो बड़ा हूँ घर में, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनको उस तरह हैंडल करना होता है। तो बस नॉर्मल घर वालों के साथ लाइफ गुजारता हूँ, टाइम देते हैं या पर्सनल लाइफ जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्रीशियस है एक तरह से मेरे लिए। तो पर्सनल लाइफ, क्योंकि मैं वैसे भी ऑफिस में होता हूँ या कहीं और बिज़ी होता हूँ, तो बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है घर वालों के साथ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा काम ज़्यादा हो, तो घर में भी अगर ऑफिस का काम कर रहे हो या फिर दूसरा कोई भी आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें ये होता है कि घर वाले थोड़े से कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, यार घर भी आके आपने लैपटॉप खोला होता है क्या, हर टाइम इसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन ठीक है, चलता रहता है, अच्छा है। घर में किससे ज़्यादा आप फ्रैंक हैं और किससे डरते हैं? ये बड़ा घर वाले देख रहे होंगे और घर वालों में मेरे ख्याल से मेरी जो सबसे ज़्यादा है वो अपनी मदर से है। फादर से भी है बड़ी फ्रैंकनेस, लेकिन ये है कि मदर से मैं चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, और बाकी ठीक है। मेरी जो सिस्टर हैं, तो मेरा उनके जो एज का जो गैप है वो बहुत कम है, तो उनके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ चीज़ें, और वो भी कर लेती हैं। तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मेरी जो है एफिलिएशन है। बाकी रह गया छोटा भाई, तो उसके साथ बंदा थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें शेयर इसलिए नहीं कर सकता कि एक तो उसका और मेरा एज लेवल का काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमने कभी समझा नहीं एक दूसरे को कि वो छोटा है बड़ा है। लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आपने जैसे बताया कि आपका छोटा भाई, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। वो एक पॉलिटिशियन है और उसने इलेक्शन भी लड़ा है रिसेंटली F6 से, तो वो काफ़ी सपोर्ट, जहाँ पे उसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो मैं उसको फुल सपोर्ट करता हूँ। तो आप मतलब एक अच्छे बड़े भाई हैं। हाँ, वो ये वैसे उससे सवाल पूछने वाला है। ठीक है। और सिंगिंग, मौसीकी का शौक़ रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखता हूँ मौसीकी का शौक़। किसको सुनते हैं बहुत ज़्यादा? मैं किसके सुनता हूँ, मैं सारी मेरे जो हैं वो अच्छे हैं मौसीकी में सुनने वाले, लेकिन सजाद अली हो गया, ये आजकल की जो न्यू जनरेशन के जो सिंगर्स हैं उनमें सजाद अली, खैर सजाद अली भी ओल्ड हैं, लेकिन ये सजाद अली जो है वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। राहत हो गया, सजाद अली हो गए, और पुरानों में चले जाएं तो जगजीत सिंह और आपका मेहंदी हसन साहब, खान साहब, ये सारे बड़े अच्छे हैं। यानी आपको पॉप म्यूजिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? नॉट एट ऑल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं कोई एक दो लाइंस जो आपको बहुत फेवरेट हो आपकी? ये बड़ा मुश्किल आपने सवाल कर दिया। कोशिश करता हूँ थोड़ी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझे सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझे सा तो नहीं हूँ, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझे सा तो नहीं हूँ।
वेरी नाइस, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बल्कि आपको इसको आगे लेके चलना चाहिए। नहीं आगे नहीं लेके जा सकते तो इसको। कोई इरादा है लाइफ में? ऐसा कोई इरादा नहीं है इसको आगे लेके बस जाने का, ये बस शौक। ऑफ द रिकॉर्ड बस। ओके, और शौकिया जस्ट गाते हैं। इन फ्रेंड्स। राइट जी व्यूअर्स, बातें तो चलती रहेंगी, देखते रहिए सनराइज एंड शाइन। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, शो को वाइंड अप करते हुए मैं चाहूँगी कि हम सर से एक अच्छा सा मैसेज लें जो कि हमारी यूथ के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो। जी सर, क्या आप हमारी यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहेंगे? बस आज की डिस्कशन के बाद हम ये मैसेज देंगे कि अपना जो क्वेश्चन अप्रोच है उसको ना छोड़ें, अपने गोल्स पे स्ट्रक रहें, और जो आपके सवाल पूछने की सलाहियत है उसको, अगर वो कहीं पे दबी हुई है तो उसको निकालें और सवाल पूछें। जितना सवाल पूछेंगे उतना आपको उस का जो है उसके लर्निंग प्रोसेस में आपको ईज़ मिलेगा। इकबाल का एक शेर है कि सवाल के ऊपर ही, चुप रह न सका हज़रत यज़दा में भी इकबाल, चुप रह न सका हज़रत यज़दा में भी इकबाल, करता कोई इस बंदाए गुस्ताख का मुँह बंद। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, यू आर सच अ फाइन जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आपके मशवरे, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग BU TV। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।